सोचो, एक ऐसा गांव जहां पानी की एक बूंद भी नहीं बची, जहां औरतें घड़े लेकर मीलों पैदल चलती हैं, बच्चे प्यास से बिलखते हैं, खेत सूख कर रेगिस्तान बन चुके हैं और आसमान से बारिश का नाम तक नहीं। तो बताओ, ऐसे गांव में क्या होगा जब जमीन के नीचे से निकले 6 करोड़ साल पुरानी कोई चीज? हाँ दोस्तों, यही कहानी है तमिल फिल्म कैनाथा कानोम की, जो 2026 में रिलीज हुई और जिसने सबको हंसाया भी और सोचने पर मजबूर भी किया। तो चलो शुरू करते हैं इस जबरदस्त कहानी को। तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है वेलनाट्टम। ये गांव बाकी गांवों से अलग नहीं है, बस एक चीज अलग है और वो है पानी का संकट। इस गांव में पानी इतना कम हो गया है कि लोगों की जिंदगी तबाह हो गई है। खेती नहीं होती, जानवर मर रहे हैं और इंसान रोज भगवान से पानी मांग रहे हैं। इस गांव में एक आदमी रहता है जिसका नाम है मणिवासगर। मणिवासगर मंदिर का पुजारी है, सीधा सादा, थोड़ा भोला और दिल का बहुत अच्छा। उसकी एक ख्वाहिश है कि वो शादी करे और घर बसाए। लेकिन जैसे ही वो किसी लड़की को देखने जाता है, लड़की वाले एक ही सवाल पूछते हैं कि तुम्हारे घर में पानी है? और जब मणिवासगर मना करता है तो रिश्ता वहीं टूट जाता है। मणिवासगर की जिंदगी में एक लड़की है जिसका नाम पद्मावती है और वो उससे दिल ही दिल में प्यार करता है। पद्मावती भी उसे पसंद करती है, लेकिन उसके घर वाले ऐसे दूल्हे को मंजूर नहीं करते जिसके यहाँ पानी तक नहीं है। यह बात मणिवासगर को अंदर तक तोड़ देती है और वो सोचता है कि काश किसी तरह इस गांव में पानी आ जाए। अब पूरा गांव एक जगह इकट्ठा होता है और पंचायत बैठती है। सब एक दूसरे से पूछते हैं कि क्या करें। सरकार से कई बार मांगा, लेकिन कोई नहीं सुनता। नेता आते हैं, वादे करते हैं और चले जाते हैं। पानी के टैंकर कभी कभी आते हैं, लेकिन वो भी नाकाफी हैं। आखिरकार गांव के बुजुर्ग एक फैसला सुनाते हैं कि मणिवासगर के घर के सामने वाली जमीन पर कुआं खोदा जाए, क्योंकि पुराने लोग कहते हैं कि उस जमीन के नीचे कभी पानी था। मणिवासगर के लिए यह खबर किसी खुशखबरी से कम नहीं थी। उसने सोचा कि कुआं खुद जाएगा, पानी मिलेगा, पद्मावती से शादी होगी और सब ठीक हो जाएगा। पूरा गांव मिलकर खुदाई शुरू करता है। कुछ दिन गुजरते हैं, लोग बड़े जोश के साथ खुदाई करते हैं। हर कोई उम्मीद से भरा है कि पानी जरूर निकलेगा, लेकिन पानी की जगह निकलती है एक अजीब हड्डी। पहले लगा कि किसी बड़े जानवर की हड्डी होगी, लेकिन जब और खुदाई हुई तो जो निकला उसे देखकर सब चौंक गए। वो हड्डियां किसी आम जानवर की नहीं थीं, वो थीं एक डायनासोर की हड्डियां। और सिर्फ एक दो नहीं, बल्कि पूरा एक डायनासोर का कंकाल वहां दबा हुआ था, जो कि करोड़ों साल पुराना था। गांव में अफरा तफरी मच गई। कोई डर गया, कोई खुश हो गया और कोई समझ नहीं पाया कि यह क्या हो रहा है। मणिवासगर तो हक्का बक्का रह गया, क्योंकि उसे पानी चाहिए था और निकला डायनासोर। कुछ ही घंटों में यह खबर पूरे जिले में फैल गई और फिर खबर पहुंची सरकार तक। अगले दिन सुबह होते होते सरकारी गाड़ियां गांव में आ गईं। उनके साथ आए पुरातत्व विभाग के अधिकारी, यानी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के लोग। उन्होंने आते ही घोषणा की कि यह जमीन अब सरकारी संरक्षित क्षेत्र है। यहाँ कोई खुदाई नहीं होगी, कोई निर्माण नहीं होगा और यहाँ से किसी को भी कुछ उठाने का अधिकार नहीं है। गांव वाले हैरान हो गए। उन्होंने सोचा कुआं मिलेगा और हो गया उनका घर ही बंद। अब उस जमीन पर ताले लग गए, चारों तरफ बाढ़ लग गई और वैज्ञानिक आकर तंबू गाड़ने लगे। मणिवासगर के लिए यह सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि वो कुआं उसी के घर के सामने खुद रहा था और अब वो जमीन सरकार की हो गई थी। लेकिन यहां मणिवासगर के दिमाग में एक जुगाड़ आती है। उसने सोचा कि जब इन हड्डियों की वजह से सरकार इतनी तेज भाग कर आई है, तो इन हड्डियों की कीमत बहुत ज्यादा होगी। तो क्यों ना इन हड्डियों को इस्तेमाल करके सरकार पर दबाव डाला जाए। उसने रात के अंधेरे में गुपचुप तरीके से उस जगह से एक बड़ी हड्डी का टुकड़ा उठा लिया। अब यह हड्डी उसके पास थी और यह उसका सबसे बड़ा हथियार बन गई। मणिवासगर ने सरकारी अफसरों से कहा कि या तो हमारे गांव में पानी का इंतजाम करो, या फिर यह हड्डी मैं किसी और को दे दूंगा या फिर बेच दूंगा। अब सोचो, ये एक पुजारी आदमी जो पूरी जिंदगी भगवान की पूजा करता रहा, वो अचानक सरकार को ब्लैकमेल कर रहा है।
यह बात सुनकर अफसरों के होश उड़ गए। एक तरफ उन पर दबाव था कि हड्डी वापस लो, और दूसरी तरफ मणिवासकर ने गांव वालों को अपने साथ कर लिया था। पूरा गांव उसके साथ था क्योंकि सबको पानी चाहिए था। अब गांव वाले और सरकार के बीच एक जबरदस्त टकराव शुरू हो गया। सरकारी अफसर आते हैं, धमकी देते हैं, वापस चले जाते हैं। फिर नेता आते हैं, वादे करते हैं, चले जाते हैं। मणिवासकर हर बार एक ही बात दोहराता है कि पहले पानी फिर हड्डी। इस पूरे घटनाक्रम में पद्मावती की कहानी भी चलती रहती है। पद्मावती देख रही है कि मणिवासकर, जो इंसान कभी डरकर कोने में बैठ जाता था, वो आज पूरी सरकार के सामने खड़ा है। यह बात उसके दिल को छूती है और उसकी आंखों में मणिवासकर के लिए इज्जत और प्यार दोनों बढ़ जाते हैं। लेकिन बात यहां आकर नहीं रुकती। जब मीडिया को इस पूरे मामले की खबर लगती है तो यह खबर पूरे देश में आग की तरह फैल जाती है। अखबारों में हेडलाइन छपती है कि एक गांव के पुजारी ने सरकार को डायनासोर की हड्डी से ब्लैकमेल किया। टीवी चैनल वाले गांव में आ जाते हैं, कैमरे आ जाते हैं, और अचानक ये छोटा सा गांव जो पानी के लिए तरस रहा था, पूरे देश की नजरों में आ जाता है। यहां से कहानी एक नया मोड़ लेती है। जब पूरा देश देख रहा है तो सरकार पर दबाव बढ़ जाता है। लेकिन उसी समय पुरातत्व विभाग के वैज्ञानिक यह भी बता देते हैं कि यह डायनासोर का कंकाल वाकई बहुत दुर्लभ है और यह करोड़ों साल पुरानी प्रजाति का हो सकता है जो भारत में पहले कभी नहीं मिली। यानी यह सिर्फ हड्डियां नहीं बल्कि इतिहास का एक टुकड़ा है जो इस गांव की मिट्टी में दबा था। अब गांव वाले भी समझते हैं कि उनकी जमीन में जो छुपा था वो कितना अनमोल है, लेकिन साथ ही यह भी समझ आता है कि यह उनका हक भी है। उन्होंने खुदाई की, उनकी जमीन है, उन्हें भी तो कुछ मिलना चाहिए। इसी बीच कुछ लालची लोग भी सामने आते हैं जो इन हड्डियों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचना चाहते हैं। वो मणिवासकर के पास आते हैं और उसे बड़ी रकम का लालच देते हैं। मणिवासकर एक पल के लिए डगमगाता है क्योंकि वो एक गरीब इंसान है और इतना पैसा उसने सपने में भी नहीं देखा। लेकिन फिर उसे अपने गांव की याद आती है, उन बच्चों की याद आती है जो प्यास से रोते हैं, उन बुजुर्गों की याद आती है जो सारी उम्र इस गांव को पानी देने की कोशिश में लगे रहे, और वो उन लालची लोगों को मना कर देता है। यह पल कहानी का सबसे भावुक हिस्सा है जब एक आम आदमी लालच से बड़ा साबित होता है। अब सरकार को एहसास हो जाता है कि अगर इस मामले को और खींचा तो बात बिगड़ेगी। आखिरकार एक बड़ा अधिकारी गांव में आता है और मणिवासकर से सीधी बात करता है। वो पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए? मणिवासकर का जवाब बहुत सीधा होता है, पानी चाहिए। हमारे गांव को पानी चाहिए, पीने के लिए, खेती के लिए, जिंदगी के लिए। हड्डियां तुम रख लो, बस हमें पानी दो। यह सुनकर अधिकारी को खुद हैरानी होती है कि इतनी बड़ी दौलत के बदले यह आदमी सिर्फ पानी मांग रहा है। एक डील होती है। सरकार गांव में एक बड़ी पानी की पाइपलाइन बिछाने का वादा करती है, एक तालाब बनाने का वादा करती है और साथ ही गांव में रोजगार के अवसर भी देने का वचन देती है, क्योंकि यह जगह अब एक पुरातत्व स्थल बन जाएगी जहां पर्यटक आएंगे। मणिवासकर हड्डी वापस कर देता है। गांव में जश्न मनाया जाता है। उस रात पूरा गांव इकट्ठा होता है और पहली बार कई महीनों बाद लोगों के चेहरों पर मुस्कान होती है। और इस खुशी के माहौल में मणिवासकर और पद्मावती की कहानी का भी अंजाम होता है। पद्मावती के घर वाले मान जाते हैं और दोनों की शादी तय हो जाती है। कहानी के आखिर में जब गांव में पानी आता है तो वो पल देखने लायक है। जब नल खुलता है और पानी की धारा बहती है तो गांव के बच्चे, बुजुर्ग, औरतें सब उसमें नहाते हैं, खुशी से चिल्लाते हैं और रोते भी हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि पानी सिर्फ पानी नहीं है, वो उनकी जिंदगी है। और मणिवासकर खड़ा होकर ये सब देखता है और उसकी आंखों में आंसू हैं, क्योंकि उसने एक छोटी सी जंग लड़ी और जीती। इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह एक साथ हंसाती भी है और सोचने पर मजबूर भी करती है। यह सवाल पूछती है कि जब जमीन के नीचे करोड़ों साल पुरानी हड्डियां इतनी कीमती हैं तो उस जमीन पर रहने वाले इंसान क्यों नहीं? जब एक डायनासोर का कंकाल सरकार को जगा सकता है तो एक जीती जागती आबादी की प्यास क्यों नहीं जगाती?
ये फिल्म ग्रामीण भारत की उस सच्चाई को दिखाती है जो हम सब जानते हैं लेकिन देखना नहीं चाहते। और यही केनाथा कनूम को एक साधारण फिल्म से एक जरूरी फिल्म बनाती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और जबरदस्त फिल्मों की कहानियां आप तक पहुंचती रहें।